हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आज चर्चा करेंगे मुद्रा वित्तीय जो भी संस्थाएं हैं उनके बारे में। पिछला वीडियो हमने थोड़ा छोटा सा बनाया, आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे। ये 4 नंबर का पाठ है जिसमें कुछ परिभाषाएं और कुछ प्रश्न 4 नंबर के प्रश्नों का अध्ययन हम करेंगे। मेरा सोचना है कि ये अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। पिछले आसान से पाठ थे, परंतु इस पाठ में हम मुद्रा से संबंधित जो लेन देन का कार्य करने वाली जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम का आपका टाइम भी बहुत नजदीक है, तो देखेंगे। सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने मुद्रा का अर्थ है विनिमय, मुद्रा के कार्य, वस्तु विनिमय के बाद में वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ, और उसके बाद में हमने धातु मुद्रा की कठिनाइयों आदि के बारे में थोड़ी सी चर्चा की। आज हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी विस्तार से चलने वाला है, इसलिए आप सभी लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे। तो देखो, हम सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं साख के बारे में। हमारे यहाँ पर है साख शब्द चलेगा, साख। तो साख है, दो साख को परिभाषित करें तो अर्थव्यवस्था में ऋण व धन उधार प्रदान करने को क्या कहते हैं? साख कहते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में साख वित्तीय सुदृढ़ता का प्रतीक है। वित्तीय सुदृढ़ता जब होती है तो व्यक्ति भविष्य में भुगतान के नाम पर वस्तुएं खरीद सकता है और उसे आसानी से वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। तो साख की परिभाषा क्या है? अर्थव्यवस्था में ऋण व धन उधार प्रदान करने को क्या कहते हैं? साख। बोलचाल की भाषा में इसे क्या कहा गया है? यानी बोलचाल की भाषा में वित्तीय सुदृढ़ता का प्रतीक है। साख की सुदृढ़ता के कारण व्यक्ति को भविष्य में भुगतान के वायदे के आधार पर क्या मिल जाता है? उधार मिल जाता है। अब इसके बाद में दूसरा जो इसका इससे संबंधित है बचत। तो जो बचत जो हमारे है यह क्या है? उपभोग पर आय का अधिक्य। उपभोग पर आय का अधिक्य बचत है। अधिक्य क्या है? बचत है। मनुष्य जो कुछ भी अपने जीवन निर्वाह के लिए करता है, जो लोग व्यापार में संलग्न हैं या जो सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में संलग्न है, वो अपने उपभोग करने के बाद जो धन उनके पास बच जाता है उसको वो बचत के रूप में रखते हैं। तो उपभोग पर आय का अधिक्य क्या है? बचत है। अब हमारा जो तीसरा जो मुख्य बिंदु है वो है वित्तीय मध्यस्थ। छोटे प्रश्न चल रहे हैं, देखो। वित्तीय मध्यस्थ क्या है? वित्तीय मध्यस्थ वो संस्था या फर्म है। वित्तीय मध्यस्थ वो संस्था या फर्म है जो वित्तीय बाजार में धन उधार देने वालों, उधार
प्रदान करने वालों व धन उधार प्राप्त करने वालों के बीच धन उधार प्राप्त करने वालों के बीच सेतु का कार्य करते हैं, सेतु का कार्य करते हैं। अब देखो, आप चाहे वित्तीय मध्यस्थ देख लो, चाहे वित्तीय संस्थाएं देख लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। वित्तीय संस्थाएं और जो वित्तीय संस्थाएं और वित्तीय मध्यस्थ एक ही चीज है। जो वित्तीय बाजार में धन उधार प्रदान करने वालों और धन उधार प्राप्त करने वालों के बीच सेतु का कार्य करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? वित्तीय मध्यस्थ या वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। वित्तीय मध्यस्थ या वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार की हैं, संस्थागत और गैर संस्थागत, जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे। परिभाषाएं आपको सीधी सीधी आनी चाहिए। तो वित्तीय मध्यस्थ जैसा ही एक शब्द और अभी आपको बताऊं मैं, जिसका नाम क्या है? वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय मध्यस्थ जैसा ही एक दूसरा शब्द कौन सा है? वित्तीय संस्थाएं। तो वित्तीय संस्थाएं हैं वो भी वित्तीय बाजार में धन उधार प्रदान करने वालों और धन उधार प्राप्त करने वालों के बीच क्या करती हैं? सेतु का कार्य करती है, जोड़ती हैं। सीधा कोई व्यक्ति अपना धन है वो नहीं देता, जबकि वित्तीय मध्यस्थ जो हैं उनके पास वो जमा कराते हैं। जैसे बैंक है, बैंक भी एक तरह का क्या है? वित्तीय मध्यस्थ है। तो वित्तीय मध्यस्थ कह दो, चाहे वित्तीय क्या कह दो, संस्था कह दो, एक ही बात है। अब अगला हमारा जो पर्सन या परिभाषा है वो है मांग जमा। क्या है? मांग जमा। मांग जमा क्या है? मांग जमा ग्राहकों द्वारा जमा कराई गई जो धनराशि है वो आवश्यकता के अनुसार निकालना ही क्या है? मांग जमा है। तो यहां पर देखो, ग्राहकों द्वारा जमा करवाई गई धनराशि अपनी आवश्यकता अनुसार निकालना, आवश्यकता अनुसार वापस निकालना क्या कहलाता है? मांग जमा कहलाता है। तो मांग जमा के बाद में अगली हमारी जो परिभाषा आती है वो परिभाषा हम लिखेंगे वित्तीय समावेशन। बहुत बढ़िया परिभाषा है। वित्तीय समावेशन समाज के गरीब, पिछड़े व निम्न वर्ग के व्यक्तियों को वहनीय लागत पर क्या करना? ऋण प्रदान करना। या वित्तीय सेवाएं लागत पर है, वित्तीय सेवाएं प्रदान करना व वित्तीय संस्थाओं से जोड़ना
क्या कहलाता है? वित्तीय समावेशन कहलाता है। तो वित्तीय समावेशन में हमने देखा कि समाज के गरीब, निम्न वर्ग के, पिछड़े हुए, निम्न आय के लोगों को वहन लागत यानी जिसको वो वहन कर सके, वहन लागत पर क्या देना? धन उधार देना और उन्हें वित्तीय सेवाओं से क्या करना? जोड़ना ही क्या कहलाता है? वित्तीय समावेशन कहलाता है। तो वित्तीय समावेशन की परिभाषा आपको बड़ी आसानी से याद होनी चाहिए कि समाज के गरीब, पिछड़े तथा निम्न आय के लोगों को वहन लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करना तथा उन्हें वित्तीय संस्थाओं से जोड़ना क्या कहलाता है? वित्तीय समावेशन कहलाता है। अगली परिभाषा आ गई हमारे चेक। अगली हमारी जो परिभाषा है वो क्या है? चेक। चेक की परिभाषा आपने पहले भी देखी है कि चेक एक ऐसा आदेश पत्र है, चेक एक ऐसा क्या है? आदेश पत्र है जो क्या करता है भाई? जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर नामित व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि प्रदान करने का क्या देता है? आदेश देता है। क्या कहलाता है? चेक कहलाता है। चेक एक ऐसा आदेश पत्र है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर नामित व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि प्रदान करने का क्या देता है? आदेश देता है। क्या कहलाता है भाई? चेक कहलाता है। चेक आपने देखा होगा, ज्यादातर लेन देन आजकल चेक से होता है। तो चेक एक ऐसा आदेश पत्र है। हाल फिलहाल को जो मार्कर है वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो चेक एक ऐसा आदेश पत्र है जो किसी बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक एक ऐसा आदेश पत्र है जो किसी बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर नामित व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि प्रदान करने का आदेश देता है। प्रदान करने का आदेश देता है। यह होगी अपने चेक की परिभाषा। अब हम आगे चलते हैं। चेक की परिभाषा के बाद में अधिविकर्ष, साधारण सा प्रश्न है। अधिविकर्ष अधिविकर्ष क्या है? ग्राहकों के
खातों में जमा राशि से अधिक धनराशि निकालने का अधिकार क्या कहलाता है? अधिविकर्ष कहलाता है। जैसे मान लेते हैं हमारा खाता किसी बैंक में है और लगातार हमने उस खाते में लेन देन किया है और बैंक को हमारे ऊपर पूर्ण भरोसा है, तो बैंक हमारे खाते में जमा जो राशि है, जैसे 10,000 रुपये जमा राशि है, तो उससे अधिक भी धनराशि दे सकती है। वो उसकी साख पर निर्भर करती है। तो ये तो हमारे थे छोटे छोटे प्रश्न। इन छोटे छोटे प्रश्नों में देखो हमने कौन कौन से प्रश्न देखे। सबसे पहले साख देखा, फिर बचत देखा, वित्तीय मध्यस्थ देखा, वित्तीय मध्यस्थ के साथ वित्तीय संस्थाएं देखा, वित्तीय समावेशन देखा, मांग जमा देखा, चेक देखा, अधिविकर्ष देखा। ये छोटे प्रश्न थे। अब हम 3 बड़े प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हम मात्र 3 ही बड़े प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये 3 प्रश्न आपके लिए बड़े कारगर साबित होंगे। 3 प्रश्नों में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वित्तीय मध्यस्थ या जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। तो वित्तीय संस्थाओं को या साख के स्रोतों को, ये मानो आप साख है के जो स्रोत हैं, साख के जो स्रोत हैं वो कितने प्रकार के हैं? 2। नंबर फर्स्ट आ गया साख के कौन से स्रोत? संस्थागत स्रोत। अब यहां पर है, पिछली बार पूछा गया था साख के संस्थागत स्रोतों के बारे में, या संस्थागत और गैर संस्थागत में अंतर पूछा गया था। फिर भी प्रश्न आ सकता है कि साख के संस्थागत स्रोत से क्या आशय है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में साख के संस्थागत स्रोतों से ऋण या साख के संस्थागत स्रोतों को ऋण देना क्यों आवश्यक है। तो किसी भी प्रकार से आ सकता है। इस पाठ के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक प्रश्न है, एकदम आसान है। देखो, साख के संस्थागत स्रोत भारतीय केंद्रीय बैंक यानी क्या नाम है? आरबीआई के पास क्या होते हैं? पंजीकृत होते हैं। पहली बात आपको लिखनी है। अगर हमारे प्रश्न है इस प्रकार आए कि संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोतों में अंतर लिखो, तो तुलना जब करनी है, इनका कंपैरिजन करना है, तो पहला ही पॉइंट क्या लिखेंगे कि साख के संस्थागत स्रोत है वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत होते हैं। एक बात। फिर नंबर 2 बात क्या लिखेंगे कि यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं। नियमों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। किन के नियमों का पालन करते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का पालन करते हैं। अब नंबर 3 में इनका उदाहरण लिख सकते हैं कि संस्थागत स्रोतों में कौन कौन से स्रोत आएंगे भाई। नंबर फर्स्ट आ गया क्या? बैंक। 2 नंबर पर क्या आ गया? सहकारी समिति। सहकारी समिति। और 3 नंबर उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? स्वयं सहायता समूह। अभी आगे हम पढ़ेंगे अगले ही प्रश्न में स्वयं सहायता समूह। तो तीसरा इनका महत्वपूर्ण नाम क्या लिखोगे आप कि ऋण के संस्थागत स्रोतों में बैंक, सहकारी समिति और स्वयं सहायता समूह आते हैं। पहला क्या लिखा? ये आरबीआई रिजर्व बैंक के पास क्या होते हैं? पंजीकृत होते हैं। अब पंजीकृत शब्द तो आप जानते ही हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं रजिस्टर्ड। ये मान्यता प्राप्त होते हैं और ये इन आरबीआई के रिजर्व बैंक के नियमों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। इनमें कौन कौन से समूह, कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं? तो देखो, बैंक नंबर फर्स्ट है, सहकारी समिति 2 नंबर है, स्वयं सहायता समूह 3 नंबर है। अगली बात हमारे यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या होगी कि यह लाभ के उद्देश्य से कार्य नहीं करते हैं। लाभ के उद्देश्य के स्थान पर यह सामाजिक उद्देश्य से कार्य करते हैं भाई। सामाजिक उद्देश्य या समाज सेवा के उद्देश्य से कार्य करते हैं।
अगली बात, 4 बातें हो गई। 5वीं बात, इसमें सारा का सारा जो लेन देन है वो लिखित होता है, निश्चित होता है, ब्याज की दर कम होती है। अगला बिंदु इसका, संस्थागत स्रोतों द्वारा दिए गए धन की ब्याज दर क्या होती है? कम होती है। तो ब्याज दर इनकी कम होती है तो गैर संस्थागत की ब्याज दर क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब देखेंगे जो संस्थागत स्रोत हैं वो अधिक कागजी रिकॉर्ड रखते हैं। ब्याज की दर निश्चित होती है, दिए गए धन को देने की समयावधि निश्चित होती है, एवं ये जो ऋण उधार देते हैं उसके लिए आवश्यक ऋणाधार की भी आवश्यकता होती है। आवश्यक ऋणाधार वो संपत्ति है जिसका मालिक कौन होता है? कर्जदार होता है। देखो एक बेहतरीन प्रश्न है, हमने छोटे प्रश्न में नहीं लिखा, सिलेबस में भी ये दिया गया नहीं है, पर पाठ के हिसाब से समर्थक ऋणाधार का प्रश्न अगर आ जाए तो हमें क्या लिखना है कि समर्थक ऋणाधार वो संपत्ति है जिसका मालिक क्या होता है? कर्जदार होता है। और वो ऋण प्राप्त करने के लिए समर्थक ऋणाधार को यानी गिरवी रखता है। जैसे हम बैंक से धन उधार लेते हैं तो बैंक के पास समर्थक ऋणाधार की हमें आवश्यकता होती है। जैसे हम वाहन ले रहे हैं तो वाहन ऋणाधार हो गया, वाहन पर ऋण लेना तो वाहन ऋणाधार हो गया, जमीन पर ऋण लेना तो जमीन ऋणाधार हो गई, मकान पर ऋण लेना है तो मकान ऋणाधार हो गया। तो ये समर्थक ऋणाधार होता है। तो ये हो गए विद्यार्थियों ऋण के संस्थागत स्रोत। नंबर फर्स्ट, ऋण के संस्थागत स्रोत हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास क्या होते हैं? पंजीकृत होते हैं एवं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाए गए नियमों की क्या करते हैं? पालन करते हैं। इनमें बैंक, सहकारी समिति और स्वयं सहायता समूह इनके उदाहरण हैं। ये लाभ के उद्देश्य के स्थान पर सामाजिक उद्देश्य से कार्य करते हैं और इनमें ब्याज की दर क्या होती है? कम होती है और अधिक कागजी रिकॉर्ड एवं सब कुछ जो होता है वो लिखित में होता है एवं निश्चित होता है। तो ये थे ऋण के संस्थागत स्रोत। अब प्रश्न मैं पहले बोल गया कि ऋण के बारे में अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि ऋण के संस्थागत स्रोतों से क्या आशय है, ऋण के संस्थागत स्रोतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को धन उधार क्यों दिया जाना आवश्यक है, तो उत्तर क्या लिखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत स्रोतों द्वारा ऋण या साख ऋण प्रदान किया जाना क्यों आवश्यक है। तो आप वैसे सभी समझदार हैं कि ऋण के संस्थागत जो स्रोत हैं उन्हें ब्याज की दर क्या होती है? कम होती है। जैसे हमारे अधिकतर किसान भाई हैं वो ऋण के संस्थागत स्रोतों से ऋण ले रखा है, खास तौर पर किसान क्रेडिट कार्ड यानी जिसको हम केसीसी बोलते हैं, उस पर काफी धन है, वो सरकार है वो बहुत कम ब्याज दर पर मात्र 6% पर दे रखी है। जबकि साहूकार यानी गैर संस्थागत स्रोतों से लिए जाने वाले जो ऋण है उन पर ब्याज की दर 24% लगती है, 24 से ज्यादा भी लग जाती है। तो ध्यान रखना है कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर जो लोग हैं वो कृषि कार्य में लगे हुए हैं और कृषि कार्यों के लिए वो जब गैर संस्थागत स्रोतों से ऋण लेते हैं तो ब्याज की दर ज्यादा लगती है, हिसाब में हेराफेरी होती है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत स्रोतों द्वारा ऋण प्रदान किया जाना आवश्यक है, क्योंकि संस्थागत स्रोतों से लिए गए धन पर ब्याज दर बहुत ही कम लगती है और वो लाभ के उद्देश्य के स्थान पर सामाजिक उद्देश्य से संचालित होते हैं। साथ ही साथ वो हिसाब में किसी प्रकार की हेराफेरी नहीं करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य को बढ़ावा देने, नया नलकूप लगाने, ट्रैक्टर खरीदने, कृषि यंत्र खरीदने या अन्य जो भी कार्य हैं उनको सुगमता से संपर्क कराने के लिए, स्वरोजगार के साधनों को सृजन करने के लिए गैर संस्थागत स्रोतों से ही ऋण लिया जाना आवश्यक है। अब हम देखते हैं गैर संस्थागत स्रोत। एकदम सेम बातें लिखनी है, थोड़ा सा अंतर लिखना है, कुछ विशेषताएं आ जाती है तो अंतर के अलावा भी लिखनी पड़ती है। तो देखो संस्थागत के स्थान पर हमें क्या नाम लिखना है? गैर संस्थागत। ऋण के या साख के कौन से स्रोत? गैर संस्थागत स्रोत। तो जो गैर संस्थागत स्रोत हैं
उनमें आपको क्या लिखना है, ये भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत नहीं होते, नियम का पालन नहीं करते या कोई नियम होता ही नहीं है। इसके अलावा ये लाभ के स्थान पर नहीं, ये सामाजिक उद्देश्य के स्थान पर सामाजिक उद्देश्य के स्थान पर किस उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, ये लाभ के उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, उद्देश्य से कार्य करते हैं। हिसाब में क्या करते हैं, हिसाब में हेरा फेरी के गंभीर आरोप लगे इन पर, हेरा फेरी होने की संभावना है भाई, संभावना रहती है। ब्याज दर कैसी होती है, ब्याज दर अधिक होगी भाई। उदाहरण लिखने हैं तो क्या, साहूकार, इसका दूसरा ही एक नाम और होता है महाजन, दोस्त, रिश्तेदार। तो ये इसके क्या है, उदाहरण है। विशेषताएं, अगर विशेषताएं आ जाए गैर संस्था के स्रोतों की या इनका महत्व आ जाए तो सब विद्यार्थी लिखेंगे। नंबर 1 में क्या लिखेंगे, इसमें क्या पाई जाती है, लौचशीलता पाई जाती है। लौचशीलता पाई जाती है भाई। लौचशीलता का मतलब है समय की अवधि निश्चित नहीं है, कम कागजी रिकॉर्ड रखा जाता है, कम कागजी रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है। तीसरी बात क्या लिखते हैं, इसमें कोई भी व्यक्ति है वो कभी भी ऋण प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब इसमें समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता नहीं होती, समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता नहीं होती। तो ये इसकी क्या है, पालको विशेषताएं हैं। तो ऋण के संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोतों के बारे में हमने देख लिया। अब हमारा अगला जो कार्य होगा वो होगा वाणिज्यिक बैंकों के कार्य। तो देखो बैंक के बारे में हमने काफी चीजें पढ़ी। अब हम वाणिज्यिक बैंक लिख दो, चाहे क्या लिख दो, बैंक लिख दो। बैंक के कार्य, अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। साधारणतः बैंक 2 ही कार्य करते हैं। नंबर फर्स्ट, जमाएं स्वीकार करना। क्या करना, जमाएं स्वीकार करना। अभी हम बचत देख चुके। कोई भी व्यक्ति है जो अपने उपभोग के पश्चात जो भी उसके पास धनराशि बची हुई है उसको वो बैंक के पास जमा करेगा, क्योंकि वह अगर सीधा व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति को धन उधार देगा तो उस धन के डूबने का खतरा रहेगा। समय पर वो जब भी उसकी आवश्यकता होगी तब वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ज्यादातर लोग हैं वो अपनी बचत को कहाँ जमा कराएंगे, बैंक में जमा कराएंगे। तो बैंक ग्राहकों द्वारा जो धनराशि जमा कराई जाती है, जो एक निश्चित ब्याज दर पर अपने पास जमा करते हैं। अब देखेंगे बैंक है वो अलग अलग खाते रखती है। तो खातों के जो प्रकार है वो देख लेते हैं। खातों के प्रकार जिनमें लोग अपना जमा धन कराते हैं। सबसे पहला है सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता। कौन सा, बचत खाता। तो बचत खाता जो है जिसे हम सेविंग अकाउंट बोलते हैं, उसमें धन जो जमा धन है उस पर ब्याज वो चालू खाते से कुछ अधिक मिलता है। ग्राहक जब अपनी इच्छा हो अपना धन वापस निकाल सकता है। तो बचत खाता जो है वो ज्यादातर लोग हैं वो बचत खाते में अपना धन जमा कराते हैं। जब भी वो धन जमा कराते हैं, जब भी उन्हें आवश्यकता होती है तो वापस निकाल लेते हैं। इसके बाद का दूसरा है चालू खाता, करंट अकाउंट। चालू खाता में चालू खाता है वो व्यापारी लोगों के लिए, व्यवसायी लोगों के लिए, बिजनेसमैनों के लिए वो अधिक उपयोगी है। चालू खाते पर
जमा कराए गए धन पर ब्याज बिल्कुल भी नहीं मिलता भाई, ब्याज नहीं मिलता है। किस खाते में जमा कराए गए धन पर ब्याज नहीं मिलता है? चालू खाते पर ब्याज नहीं मिलता है। साथ ही साथ व्यापारी लोग हैं, जब चाहे धन को जमा करा सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं। तो ये बात तो मैंने आपको बचत खाते के बारे में बताई नहीं। बचत खाते में उसमें अंतर है कि व्यापारी लोग हैं वो दिन में 5-5 बार 7-7 बार है वो अपना धन जमा करा सकते हैं और जब उन्हें आवश्यकता होती है तो वो अपना धन वापस निकाल सकते हैं। तो जो चालू खाता है यानी करंट अकाउंट है उसमें ब्याज नहीं मिलता अभी। साथ ही साथ है इसमें जो जमा कराया जाने वाला धन है वो एक दिन में भी 5 बार ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, लेन देन किया जा सकता है। अब तीसरा खाता जिसका नाम है स्थायी जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट। स्थायी जमा खाता से सावधि जमा खाता भी कहते हैं। स्थायी जमा खाता जो है जिसे हम अंग्रेजी में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं, इसमें धन पर है जमा करे गए धन पर यानी सबसे अधिक ब्याज मिलता है भाई। सबसे अधिक ब्याज कौन से खाते पर मिलता है? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर, यानी स्थायी जमा खाता है सावधि जमा खाता पर सबसे अधिक क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। क्यों मिलेगा ये भी आप समझ लो कि स्थायी जमा खाते में जो धन जमा कराया जाता है वो धन है वो लंबे समय तक बैंक है वो अपने पास रखती है। अपने पास का मतलब है कि बैंक फिर उसे दूसरे लोगों को उधार दे देती है। तो ये तीन प्रकार के जो खाते हैं वो जमा स्वीकार करने वाले बिंदु में आप लिखेंगे। और जमा स्वीकार करने के बाद में दूसरा है ऋण प्रदान करना। दूसरा बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? ऋण प्रदान करना। पहले देखो परिभाषा हमारे आ गई। वित्तीय मध्यस्थ या वित्तीय संस्थाएं क्या हैं? वित्तीय मध्यस्थ या वित्तीय संस्थाएं वो हैं जो वित्तीय बाजार में उधार धन प्रदान करने वालों और उधार धन प्राप्त करने वालों के बीच सेतु का कार्य करती है। आप इस बात को बेहतरीन समझें कि जो लोग अपने उपभोग को करने के पश्चात उनके पास जो बचत रह जाती है उसको कहाँ जमा करते हैं? बैंक में। अब लोगों द्वारा जो बैंक में धन जमा कराया जाता है उसका बैंक क्या करती है? बैंक जिन लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है उन्हें क्या दे देती है? ऋण दे देती है, उधार दे देती है। तो बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है जमाकर्ताओं के धन को उधार प्राप्त करने वाले लोगों को यानी हस्तांतरित कर देती है। इस बात को भलीभांति समझने के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि बैंक को इसमें क्या मिलता है। बैंक कुछ लोगों जिनके पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद में जो धन बच जाता है वो बचत के रूप में धन जमा कराते हैं, तो उनके धन पर वो क्या देती है? ब्याज देती है। जबकि जिन लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा कराने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है उनको ऋण प्रदान करती है और उस ऋण पर वो ब्याज देती है, अर्थात वो सिर्फ सेतु का कार्य करती है। तो यहाँ पर एक परिभाषा छोटी सी जाती है, बैंक की आय। बैंक की आय क्या है? बैंक की आय जमाकर्ताओं द्वारा जमा कराई गई धनराशि पर दिया जाने वाला ब्याज एवं लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो बैंक द्वारा ऋण दिया जा रहा है उससे लिए जाने वाले ब्याज की दर में क्या होता है? अंतर। मान लेते हैं हमने किसी भी खाते में, मान लेते हैं चाहे स्थायी जमा खाता हो या बचत खाता हो, उसमें रुपए जमा करें। बैंक अधिकतम कितने प्रतिशत ब्याज देगी? 7%। आयु के हिसाब से वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा देता है और 6 से 7 देती है। जबकि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपने वाहन पर है या भवन पर अगर वो ऋण ले रही है तो उससे क्या लेगी? 10%। तो ये 3% का जो डिफरेंस है वो बैंक की क्या आय है? बैंक की आय क्या है? जमाकर्ताओं द्वारा जमा कराई गई धनराशि पर दिए जाने वाले ब्याज की दर एवं उधार धन प्रदान करने वाले लोगों से ली जाने वाली ब्याज की दर का अंतर क्या कहलाता है? बैंक की आय कहलाता है। तो आसान सा प्रश्न था,
बैंक का दूसरा कार्य है ऋण प्रदान करना, और तीसरा कार्य है अन्य कार्य। अब अन्य कार्य देखो, इन कार्यों के लिए अलावा भी बैंक कुछ कार्य करती है, जैसे बिलों का भुगतान, लेना व देना, चेकों का भुगतान, लेना व देना, चेकों का भुगतान, लेना यानी लेती भी है और देती भी है, लेना व देना। लॉकर सुविधा आपने सुना है, लॉकर सुविधा देती है बैंक। कोई भी व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण कागजात, गहने आदि बैंक में जमा करा सकती है। उसके लिए उसे क्या मिलता है? लॉकर मिलता है। उसमें हम हमारा क्या है, उसमें धन जमा नहीं होता, उसमें दो चीजें बता दी, आवश्यक दस्तावेज, जैसे मान लेते हैं जमीन की के कागजात हैं, या फिर ज्यादातर इसमें गहने वगैरह रखे जाते हैं, तो लॉकर सुविधा। इसके अलावा बैंक विभिन्न एजेंसियों के लिए कुछ आंकड़े बनाती है, आंकड़े जुटाती है। तो इस प्रकार बैंक है वो अनेकों अन्य कार्य भी करती है। तो बैंक के 3 कार्य आपको लिखना है। सबसे पहला है जमा स्वीकार करना। जमा स्वीकार जो भी की जा रही है उसमें कितने खाते लिखने? 3 खाते लिखने हैं, जिसमें नंबर 1 लिखना आपको बचत खाता, सेविंग अकाउंट। नंबर 2 है वो चालू खाता, करंट अकाउंट। और तीसरा है सावधि जमा खाता, जिसका नाम है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ऋण प्रदान करने वाले में आपको लिखना है कि बैंक है वो वित्तीय मध्यस्थ का कार्य कर रही है, तो वित्तीय मध्यस्थ की परिभाषा में आपने देखा था, वैसे ही उसको लिखना है। और अन्य कार्य में चेकों का भुगतान, लेना देना, बिलों का भुगतान, लेना देना, लॉकर सुविधा देना एवं विभिन्न संस्थाओं के लिए आंकड़े देना। तो ये थे बालकों बैंकों के कार्य। 4 नंबर का प्रश्न आपका पूरा हुआ। छोटे प्रश्नों से बड़े प्रश्न बनते हैं। अब इसमें हमारे अगला प्रश्न चलता है और उसका नाम है बालकों स्वयं सहायता समूह है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए। सहायता समूह है, इसको आपको समझना है। स्वयं सहायता समूह है वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्र है, खास तौर पर है गरीब निर्धन महिलाओं द्वारा 20 से 25 सदस्य या अधिकतम 100 सदस्यों के द्वारा बनाया गया एक क्या है? समूह है, जो 25 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की बचतें करते हैं। इसके लिए वो नियमित मिलते हैं। 3-4 साल या 2 साल तक अगर हो जाता है तो उन्हें जो बैंक है वो भी ऋण देने लगती है। ऋण समूह के नाम पर दिए जाते हैं, जिससे वो महिलाएं गिरवी जमीन छुड़ाना, खाद बीज खरीदना, पशु खरीदना, कपड़े खरीदना, सिलाई मशीन खरीदना एवं अन्य जो भी स्वरोजगार के साधन है उनका सृजन करती हैं। इसके द्वारा प्रदान किए गए धन पर ब्याज क्या लगता है? कम लगता है एवं समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता नहीं होती। सभी सदस्यों के द्वारा लगातार ये समय पर अपना जो कर्ज लिया हुआ धन वापस चुकाने पर जो ऋण है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो स्वयं सहायता समूह है उन्होंने विगत वर्षों में बेहतरीन कार्य किया और महिलाएं क्या है? स्वावलंबी बन गई। अब अपने छोटे छोटे वो कार्य करने लगी, चाहे वो सिलाई करने का कार्य हो, चाहे हथकरघा हो, चाहे जमीन हो। तो ये सारे कार्य स्वयं सहायता समूह द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं। एक बार दोबारा, स्वयं सहायता समूह है ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर गरीब महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसमें समूह में 20 से 25 या 100 तक सदस्य हो सकते हैं, जो 25 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की बचत करते हैं। जब बचत करते करते 2 साल तक का टाइम हो जाता है तो समूह को बैंक भी
क्या देने लगती है, कर्ज देने लगती है। कर्ज समूह के नाम पर दिए जाते हैं। जो कर्ज दिया जाता है उसकी ब्याज दर क्या होती है, कम होती है, एवं समर्थक ऋणदार की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो भी स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं वो अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने, हथकरघा लगाने, पशु खरीदने, खाद बीज खरीदने, सिलाई मशीन लगाने आदि सभी कार्यों के लिए ये धन यानी ये धन उधार लेती हैं। तो इस स्वयं सहायता समूह द्वारा दिए गए धन पर ब्याज है वो कम लगता है, यानी गैर संस्थागत स्रोतों सेठ साहूकारों की बजाय क्या लगता है, कम लगता है। तो ये था हमारे क्या स्वयं सहायता समूह। इसी के हिसाब से एक छोटा सा प्रश्न और रह जाता है जिसका नाम होता है देसी बैंकर। क्या नाम, देसी बैंकर। तो देसी बैंकर भी क्या करते हैं, देसी बैंकर भी क्या है, वित्तीय मध्यस्थ है, जो क्या करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं। क्या कार्य करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं। जब हमारे वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना नहीं हुई थी उस टाइम जो वित्तीय कार्य करने का कार्य है या जो साख प्रदान करने का कार्य है वो कौन करते थे, देसी बैंकर करते थे। ये क्या करते हैं, ऋण प्रदान करने के अलावा जमाएं भी देते हैं, बैंक की तरह स्वीकार करते हैं, धन का क्या करते हैं, हस्तांतरण भी करते हैं। तो इस प्रकार देसी बैंकर भी क्या हुए, एक तरह के क्या हुए, वित्तीय मध्यस्थ हुए, जो वित्तीय बाजार में जमाकर्ताओं के धन को जमा करते हैं और आवश्यकता अनुसार जिन लोगों को आवश्यकता होती है ऋण प्रदान भी करते हैं। तो विद्यार्थियों यह था हमारा 4 नंबर का पाठ। 4 नंबर का एक आसान सा पाठ, मात्र एक वीडियो 50 से 55 मिनट में। अगला पाठ उपभोक्ता वाला पूरा करते हैं। हमारी यहाँ पर अर्थशास्त्र पूरी होगी और अर्थशास्त्र जब पूरी होगी तो उस टाइम हमें यानी